हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कवर करेंगे। ये मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में और इनकी ज़रूरत ही क्यों होती है हमें। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि इनकी ज़रूरत क्यों होती है हमें। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्फीयर्स जिनमें सिमेट्री होती है स्फेरिकल सी, यानी उनमें हमें एक स्फीयर के ऊपर फर्ज करें कोई पोटेंशियल दिया हुआ है और हमें उस पोटेंशियल से स्फीयर से थोड़ा दूर निकालना है कि फिर चार्ज के क्या पोटेंशियल फील होगा, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। तो जिन प्रॉब्लम में कुछ स्फीरी स्फीरी सा हमें फील होता है, ऐसी सिमेट्री फील होती है कि इसमें कुछ स्फेरिकल सा है, तो हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि ज़्यादातर अपने कोऑर्डिनेट्स चेंज करने से उस प्रॉब्लम को डील करना आसान हो जाता है। आखिर कोऑर्डिनेट तो हम बनाते हैं ना, स्पेस में किसी पॉइंट को क्या लेबल देना है ये हम डिसाइड करते हैं कि हम वो किस तरीके से बनाएंगे। हम एक्स वाई जी भी कह सकते हैं कि जितना एक्स एक्सिस में चलो, जितना वाई एक्सिस में चलो और जितने स्टेप्स हमने जी एक्सिस में लिए हैं उसी को लेबल दे देते हैं एक पॉइंट का। पर हम मुख्तलिफ तरीकों से एक पॉइंट को लेबल कर सकते हैं और लेबल करने को ही कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को आज एक और तरीका बताने वाला हूँ स्पेस के अंदर पॉइंट्स को लेबल करने का, या एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत यूजफुल है। इनफैक्ट ब्लैक होल जो है, इनिशियल जो ब्लैक होल की स्टडी है वो भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में की जाती है, पर उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना जाना पड़ता है, पर वो भी हमारे काम का नहीं है। तो पहले हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो व्हाट इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम? इसकी मैं पहले अपना आम एक्स वाई प्लेन बनाता हूँ। तो लेट्स सपोज कि ये मेरा जेड एक्सिस है, ये मेरे पास जो है, अगर ये मेरे पास वाई एक्सिस है, एंड लेट्स टेक दिस टू बी माय एक्स एक्सिस। तो इधर मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो इस पर अगर मेरे पास कोई पॉइंट है और उस पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर मेरे पास लेबल है एक्स वाई जी, जो कि आप समझ जाएंगे कि ये जिधर एक्स एक्सिस में टच करता है, जिधर वाई में टच करता है और जिधर जी में टच करके फिर हम आए, तो वही इस पॉइंट को हम लेबल कह देते हैं। तो हम यहाँ से मैं एक लाइन निकालता हूँ, एक वेक्टर निकालता हूँ और वो वेक्टर को मैं कह देता हूँ कि इस वेक्टर की जो लेंथ है ये आर है। ठीक है, इस वेक्टर की लेंथ आर है और ये वेक्टर, इसकी प्रोजेक्शन बना रहा हूँ मैं इस वेक्टर की, इधर इस वेक्टर की फिर मैं प्रोजेक्शन बना देता हूँ एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो लेट्स सपोज कि इस वेक्टर की एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये प्रोजेक्शन है। तो ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन के ऊपर अगर मैं इसके ऊपर लाइट मारूं तो उसकी परछाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर ये पड़ती है। अब हम क्या करते हैं, अपने आर वेक्टर को, या आर जो है इस वेक्टर की लेंथ है ना, तो लेट मी ड्रॉ दिस लेंथ आई गेस इन ब्लू कलर। ओके, तो इस लेंथ को मैं ब्लू कलर में, बल्कि ब्लू कलर में बनाता नहीं हूँ मैं, बस इसको आर को, इसकी लेंथ को लेबल ब्लू कलर में कर देता हूँ। अब ये इसकी लेंथ है आर। अब नाउ लेट्स से कि मैं एक एंगल बनाता हूँ रेड कलर में जिसको मैं थीटा कहता हूँ। तो ये जेड एक्सिस के साथ जो ये आर वेक्टर एंगल बना रहा है उसको मैं, आई एम कॉलिंग इट दी एंगल थीटा। ठीक है, और एक्स एक्सिस के साथ इसकी प्रोजेक्शन जो एंगल बना रही है ना, लेट मी कॉल दैट फाई। तो एक्स एक्सिस के साथ इसकी प्रोजेक्शन जो एंगल बना रही है उसको मैं फाई कह रहा हूँ। और फाई एक्स एक्सिस से निकलता है, और पॉजिटिव फाई यानी क्या होता है, जो एक्स एक्सिस से निकलता है एक्स एक्सिस से दूर जाता है और प्रोजेक्शन की तरफ जाता है। इस एंगल को मैं फाई एंगल कह देता हूँ। तो ये मेरा फाई एंगल हो गया। और जी एक्सिस के साथ जो एक्चुअल वेक्टर एंगल बना रहा है, उसकी प्रोजेक्शन नहीं बल्कि एक्चुअल वेक्टर जो एंगल बना रहा है उसको मैं थीटा कह देता हूँ। तो ये मेरे पास थीटा है, और ये जो पॉजिटिव थीटा जो होता है ये जी एक्सिस से दूर पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास एक वेक्टर की लेंथ आ गई है, मैंने डिफाइन कर दी है उसको, जी एक्सिस के साथ उसका एंगल डिफाइन कर दिया है, और एक्स एक्सिस के साथ मैंने क्या किया है,
उसकी प्रोजेक्शन का एंगल डिफाइन कर दिया है कि जो उसकी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। अब इट टर्न्स आउट कि हम किसी भी पॉइंट को आर थीटा और फाई स्पेसिफाई करके भी लेबल कर सकते हैं। यानी मैं यही जो मेरा पॉइंट है इसको मैं लेबल कर सकता हूँ यूजिंग आर एंड देन यूजिंग अ थीटा एंड देन यूजिंग फाई। तो इट्स द सेम थिंग। मैं इस पॉइंट को एक्स वाई जी से लेबल करने की बजाय इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो स्पेसिफाई कर दूं, जेड एक्सिस के साथ जो ये खुद वेक्टर एंगल बना रहा है वो स्पेसिफाई कर दूं, और इसका एक्स एक्सिस के साथ इसका वाई जो एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है उसको फाई स्पेसिफाई कर दूं। आई कैन लेबल एवरी पॉइंट इन स्पेस लाइक दैट। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द रिलेशंस। तो यहाँ पर मैं एक और फाइन लाइन हियर। तो रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जी, यानी एक्स वाई जी अगर आपको पता हो तो आप आर थीटा फाई में कैसे जाते हैं, और अगर आर थीटा फाई आपको पता हो तो आप एक्स वाई जी में कैसे जाते हैं। और ये हम कैसे देखेंगे, ये हम इस प्रॉब्लम की ज्योमेट्री से देखेंगे। तो देखें कि ये जो हमारे पास इधर जो हमारे पास जेड एक्सिस पर जो इसकी प्रोजेक्शन है वो क्या नजर आ रही है आपको। जेड एक्सिस में इसकी प्रोजेक्शन मुझे ये नजर आती है जो कि जेड के ही बराबर है, क्योंकि देखें इस वेक्टर की अगर मैं प्रोजेक्शन बनाऊं, इसको प्रोजेक्ट करूं जेड एक्सिस पर, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो जो इतनी जो हाइट है वो ये बनती है। और अगर मैं फिर ये ट्राइंगल देखूं, अगर आप आर और ये वाला ट्राइंगल देखें, जेड और ये वाला और आर वाला ट्राइंगल देखें, यानी कि हम अगर ये वाली लेंथ से बना हुआ, इस वाली लेंथ से बना हुआ और आर से बना हुआ जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को देखें, तो हमारे पास जो जेड एक्सिस पर प्रोजेक्शन है वो इस ट्राइंगल की बेस बनती है। तो जेड एक्सिस पर मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ये है आर कोसाइन थीटा, क्योंकि जेड एक्सिस पर जो इसकी प्रोजेक्शन है उसी, क्योंकि जेड एक्सिस के साथ हमारे पास एंगल है तो वो हमारे पास आर कोसाइन थीटा बन रहा है। अब देखें जो एंगल इसका किधर है, वाई एक्सिस के साथ है, सॉरी जो प्रोजेक्शन है इसकी वो इस ट्राइंगल की ऑपोजिट है। या अगर आप ये देखें तो जो ट्राइंगल की जो परपेंडिकुलर है वो ये बनती है, ये वाली साइड ट्राइंगल के परपेंडिकुलर है। तो ये वाली साइड आखिर क्या है, ये वाली साइड है आर साइन थीटा। बट नीचे भी तो ये इसी के बराबर है, तो नीचे भी इसका मतलब ये वाली जो चीज है ये आर साइन थीटा है, क्योंकि ऊपर भी वही लेंथ है, वही प्रोजेक्शन है, नीचे भी वही प्रोजेक्शन है। तो ये हमें ले मिल गई है आर साइन थीटा। हमें जेड, अब हमें जेड मिल गया है कि देखें जेड फिर किस चीज के बराबर हुआ, तो हम इस ट्राइंगल से देख सकते हैं कि जेड बराबर हुआ, क्योंकि ये चीज जेड के बराबर है, क्योंकि यही हमारे पास हमें नजर आ रहा है कि जेड एक्सिस में जहां ये टच कर रहा है उसी को हम जेड कहते होते हैं, किसी भी लेबल जेड करते होते हैं। तो जेड किस चीज के बराबर है, आर कॉस थीटा के। ठीक है, अब हमारे पास क्या है इधर। अब जो इम्पोर्टेंट सवाल उठता है वो ये उठता है कि एक्स और वाई किस तरीके से फाइंड किए जाएं। तो एक्स और वाई जो एक्सिस हैं वो फाइंड करने के लिए आप ये देखें कि अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस अगर प्लॉट करूं, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, यानी मैं सिर्फ ये नीचे वाला एक्स वाई प्लेन प्लॉट करूं, तो उधर मेरे पास ये जो एक्स वाई प्लेन में हमारे पास लेंथ आती है ये आर साइन थीटा की लेंथ आती है। ठीक है ना। और हमारे पास जो एंगल एक्स एक्सिस से बन रहा है वो फाई बन रहा है। तो x क्या होगा, फिर x होगा r साइन थीटा कॉस फाई, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में देखें तो ये कॉस कंपोनेंट बनता है इस हाइपोटेन्यूज का, तो इस वजह से r साइन थीटा कॉस फाई आएगा। और अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, r साइन थीटा साइन फाई, r साइन थीटा लेंथ और साइन फाई वो एंगल है। ठीक है, तो हमारे पास x और y इस तरीके से बहुत आसानी से आ जाते हैं। तो हमारे पास x में क्या आ रहा है, r साइन थीटा कॉस फाई, और y हमारे पास किस चीज के बराबर आ रहा है, r साइन थीटा साइन फाई के। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक्सिस में चेंज आ गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मजीद हम क्या कर सकते हैं। हम
ये हमने क्या चेंज निकाला, अगर हमें आर थीटा और फाई दिए हों तो हम एक्स वाई और जी निकाल सकते हैं। पर अगर हमें एक्स वाई और जी दिए हों तो फिर हम आर थीटा और फाई कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दे दिए हों तो फिर हम उनके पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो ये देखना भी इंतहाई आसान है। पहले तो आप ये देखें कि एक वेक्टर की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो होती है आर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, यू नो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D। तो एक पॉइंट अगर मेरे पास ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट एक्स वाई जी है, तो द डिस्टेंस इज जस्ट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर अंडर रूट। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम की एक जनरलाइजेशन है, ये आप सबको पता है। तो हमारे पास आर वेक्टर, तो हमारे पास आर कोऑर्डिनेट तो हमारे पास यहाँ से आ गया, बड़े सिंपल फॉर्मूला से। अब इधर से एक और चीज देखें कि हम यहाँ से थीटा कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। देखें z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो मैं अगर r को डिवाइड कर दूं और cos को दूसरी साइड पर ले जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाता है थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। ओके, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, और मेरे पास आ जाता है थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स जी ओवर आर। और r हमें पता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का अंडर रूट है, तो हम यहाँ पर r की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर अंडर द रूट। तो ये हमारे पास जी ओवर आर थीटा आ गया। और अब हमारे पास अगर मैं y को x से डिवाइड कर दूं तो देखिए आर साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो y ओवर x कितना आ जाता है मेरे पास, तो आर वाई हमारे पास है आर साइन थीटा साइन फी, और एक्स हमारे पास है आर साइन थीटा कॉस फी। तो जब आर साइन थीटा से आर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन फी ओवर कॉस फी क्या बन जाएगा, टेन फी बन जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं टेन फी। और अगर मैं टेन को दूसरी तरफ ले जाऊं तो फाई क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो इधर मैं फाई की जगह लिख सकता हूँ फाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो ये देखें, ये हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए हैं कि हमने एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया है जिसको हम लेंथ्स के जरिए, एक एंगल थीटा के जरिए और फाई के जरिए, जिससे हम पॉइंट्स को लेबल करेंगे। फिर हमने कन्वर्जन्स भी सीख ली हैं सिंपल उसकी ज्योमेट्री एक्सप्लॉइट करके कि हम जी एक्स वाई जी को थीटा आर थीटा फाई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो नीचे वाले तीन फार्मूलाज हैं ये हैं कि अगर हमें एक्स वाई जी दिया हो तो इनको आर थीटा फाई में कैसे जाना है, और ऊपर वाले फार्मूलाज हैं कि आर थीटा फाई दिया हो तो एक्स वाई जी में कैसे जाना है। तो ये रिलेशंस आप अपने पास लिख लें, ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। और अब हम मजीद बात करते हैं इसी के ऊपर, तो इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की अब मजीद स्टडी करते हैं। तो ये तो हमने पॉइंट्स को तो कन्वर्ट करने का तरीका अब सीख लिया है। पर देखें हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होता है 3 डायमेंशंस में, तो लेट्स से यू हैव अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो ओरिजिन से निकलता है और किसी पॉइंट एक्स वाई जी तक जाता है। तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम कैसे लिखते होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम हमेशा पोजीशन वेक्टर को कुछ इस तरह लिखते होते हैं, एक्स एक्स हैट प्लस वाई वाई हैट प्लस जेड जेड हैट। ठीक है, एक्स हैट वाई हैट जेड हैट आई जे के वाले यूनिट वेक्टर्स का काम कर रहे हैं। और अगर मैं अब मुझे अगर आर थीटा फाइव में आंसर दिया हो तो एक्स की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, आर साइन थीटा कॉस फाइव एक्स हैट प्लस आर कॉस थीटा कॉस फाइव, सॉरी कॉस थीटा नहीं साइन थीटा ही आएगा हमेशा आर के साथ, तो आर कॉस थीटा साइन फाइव वाई हैट, सॉरी आर साइन थीटा साइन फाइव वाई हैट प्लस आर कॉस थीटा जेड हैट। ये कन्वर्जन्स मैंने किए हैं एक्स वाई जी से, मैंने उनकी आर साइन आर थीटा फाइव वाली कन्वर्जन्स पुट कर दी हैं। तो इस तरीके से हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो है वो इसमें भी लिखा जा सकता है, इन कोऑर्डिनेट्स में भी लिखा जा सकता है। पर एक और बात गौर करें कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास
अगर हम यूनिट वेक्टर्स अगर हम देखें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो देखें जो एक्स हैट यूनिट वेक्टर होता है वो होता क्या है, वो असल में ये होता है कि वो एक यूनिट वेक्टर होता है, यानी एक लेंथ ऐसा वेक्टर होता है जिसकी लेंथ 1 होती है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एक्स। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जिधर इंक्रीज करता है ना, तो हमारा फर्ज करें एक्स कोऑर्डिनेट इधर इंक्रीज करता है तो एक्स हैट इधर की तरफ होता है, उसी तरह वाई हैट इधर इंक्रीज करता है वाई एक्सिस, तो वाई हैट अपना इस तरफ होता है, और जी हैट ऊपर की तरफ जेड एक्सिस इंक्रीज करता है, तो जेड हैट एक यूनिट वेक्टर होता है जो ऊपर की तरफ पॉइंट करता है। यानी यूनिट वेक्टर्स हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, यूनिट वेक्टर्स किस तरह बनाए जाते हैं। यूनिट वेक्टर्स कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं जो अपने कोऑर्डिनेट की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं वेक्टर्स, और वो जो वेक्टर्स होते हैं वो उनकी यूनिट लेंथ होती है। तो अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूं अब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के भी यूनिट वेक्टर्स बनाएं, यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास थीटा आर और फाई जो हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स की इंक्रीजिंग जो डायरेक्शंस हैं, इन कोऑर्डिनेट्स की जो इंक्रीजिंग डायरेक्शंस हैं उनके अंदर हम इनके रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करें। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो देखिए हम ये कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं डायग्राम बनाऊंगा, एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ और इसको गौर से देखिएगा कि इनकी पिक्चर कैसे बनती है। तो ये मेरा अगेन z एक्सिस है, मेरे पास y एक्सिस है, z एक्सिस है, और ये मेरे पास x एक्सिस है। तो अब वही दोबारा मैं वेक्टर बनाऊंगा, इस वेक्टर की प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से है। आई एम सॉरी फॉर दिस, मजीद नीट बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। अबाउट दिस वन डज द जॉब। तो हमारे पास ये वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं कोई भी नाम देता हूँ, लेट्स कॉल इट ए। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट था, एक हमारे पास कोऑर्डिनेट था इसमें थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है थीटा। एक हमारे पास कोऑर्डिनेट है इसमें आर, जो कि इस वेक्टर की लेंथ है। एक और हमारे पास जो हमारे नए डिफाइन किए हुए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें एक कोऑर्डिनेट है, वो है हमारे पास फाई। ठीक है, ये हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जिस तरीके से लेबल करते हैं पॉइंट्स को। तो जो हमारा वेक्टर है वो क्या होगा, उसकी लेबलिंग क्या होगी, उसकी लेबलिंग होगी हमारे पास आर, और हमारे पास आएगा थीटा, और हमारे पास आएगा फाई। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं अब यूनिट वेक्टर्स ढूंढना चाह रहा हूं। तो हम यूनिट वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो अगर आप देखें कि इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर कोऑर्डिनेट क्या है, यानी अगर ये जो हमारा जो वेक्टर है अगर ये इस तरफ आगे जाता है, यानी ओरिजिन से दूर की तरफ आगे बढ़ता है, तो हम इंक्रीजिंग आर डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। यानी अगर हम यहाँ से सिंपल आगे चले जाते हैं तो हम इंक्रीजिंग आर डायरेक्शन में मूव करेंगे ना, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो इसका मतलब है कि जो आर हैट यूनिट वेक्टर होगा, जो का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आर कोऑर्डिनेट का यूनिट वेक्टर होगा, वो किस तरह मुझे बनाना चाहिए, वो मुझे इस तरह बनाना चाहिए। तो इस यूनिट वेक्टर को मैं क्या कह देता हूँ, आर हैट, यानी आर हैट कुछ इस तरीके से लगना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब थीटा हैट किस तरह होगा, देखें अगर इस वेक्टर को मैं इस तरफ मूव करवाऊं तो हमारा इंक्रीजिंग थीटा डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, क्योंकि देखें थीटा यहाँ से आ रहा है, जेड एक्सिस से हमारे वेक्टर की तरफ आ रहा है, तो अगर हमारा वेक्टर इस तरह मूव करेगा तो थीटा इंक्रीज करेगा। यानी थीटा यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर तो स्ट्रेट होता है, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो इस यूनिट वेक्टर को मैं थीटा यूनिट वेक्टर कहता हूँ, और हमें नजर आ रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो आर वेक्टर और थीटा वेक्टर जो है आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। और
फाई वेक्टर जो है वो मुझे कैसे मिलेगा? फाई वेक्टर मुझे तब मिलेगा जब मैं अपने इस यूनिट वेक्टर को, सॉरी अपने इस ए वेक्टर को इस तरफ घुमाऊं। ठीक है, इस तरह घुमाऊंगा मैं अपने वेक्टर को, तो जाहिर सी बात है मेरे पास फाई यूनिट वेक्टर आएगा। तो इसका मतलब है फाई जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कुछ फाई बनना चाहिए, कुछ फाई यहाँ पर खड़े होकर फाई हमारे पास इस तरीके से आएगा। और फाई भी देखें, थीटा के साथ भी और आर के साथ भी ये भी 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगा। तो ये मेरे पास फाई यूनिट वेक्टर है। तो ये मैंने ओरिजिन, वैसे तो यूनिट वेक्टर ओरिजिन पर बनाते होते हैं, पर मैंने ओरिजिन पर बनाना नहीं चाहा, इधर ही बना लिए हैं, क्योंकि ये वेक्टर्स इधर ही बनाना ज्यादा मुझे बेहतर लगा। तो इस तरीके से हमारे यूनिट वेक्टर्स होंगे। तो अब जैसे किसी भी वेक्टर को, एक वेक्टर हमारे पास होता है, हम उसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स एक्स हैट प्लस, बल्कि इस तरह नहीं करता मैं, एक्स एक्स हैट नहीं, एक्स एक्स हैट तो बस यूनिट उस पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं। तो इस वेक्टर के कोई भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इससे मैं लिख सकता हूँ ए एक्स एक्स हैट, ये एक यूनिट वेक्टर, ये एक वेक्टर फील्ड भी हो सकती है अगर ए एक्स जो है एक्स वाई जी का फंक्शन हो, प्लस ए वाई वाई हैट प्लस ए जी जी हैट। तो एनी वेक्टर कैन बी रिटन लाइक दिस। बट दिस सेम वेक्टर जो है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो द सेम वेक्टर कैन बी रिटन एज, किस तरह से यही सेम वेक्टर किस तरह से लिखा जा सकता है? दिस सेम वेक्टर कैन बी रिटन एज, हाउ कैन दिस वेक्टर बी रिटन? एज ए वेक्टर having components and basis of spherical coordinates, जिसके spherical coordinates के basis of spherical coordinates। ठीक है, तो यानी हम इस तरह वेक्टर को लिख सकते हैं ए आर आर हैट प्लस ए थीटा थीटा हैट प्लस ए फाई फाई हैट। ये दोनों सेम वेक्टर हैं, बोथ ऑफ दीज आर द सेम वेक्टर्स, बट उसी वेक्टर की मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंटेशन है। यानी ए एक्स को हम कन्वर्ट कर देंगे आर थीटा फाई में, ए वाई को भी, ए जी को भी, और उसका जो यूनिट वेक्टर्स हम यूज करेंगे वो आर थीटा और फाई होंगे, और फाई हैट आर हैट और थीटा हैट होंगे। तो हमने किसी भी वेक्टर को, हम हमारी मर्जी होती है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हम खुद चूज करते हैं, तो हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं ये हमारी मर्जी होती है, और वो हम अपनी आसानी के लिए करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिस वेक्टर्स क्या होते हैं, इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बेसिस वेक्टर क्या हो सकते हैं, और फिर हम बेसिस वेक्टर्स को किस तरीके से क्या है मैनिपुलेट कर सकते हैं। अभी मैनिपुलेशन मैंने नहीं सिखाई, पर बेसिस वेक्टर्स की शक्ल में हम कैसे एक वेक्टर को लिख सकते हैं, तो अभी हमने ये देखा है। अब हम देखते हैं कि इन बेसिस वेक्टर्स का कार्टेशियन बेसिस वेक्टर से क्या रिलेशन है। यानी अगर हमें कार्टेशियन बेसिस वेक्टर्स दिए हों, तो मैं क्या ये इन वेक्टर्स का कार्टेशियन बेसिस वेक्टर से कोई रिलेशन बना सकता हूँ? तो हाँ, हम बना सकते हैं। देखें, इंक्रीजिंग आर डायरेक्शन में मेरे पास पोजीशन वेक्टर होता है ना, एक्स एक्स हैट प्लस वाई वाई हैट प्लस जेड जेड हैट। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो इंक्रीजिंग आर की डायरेक्शन में पॉइंट करे। यानी अगर ए की जगह मेरे पास, ए जो है मेरा एक पोजीशन वेक्टर, जो कि ये है क्योंकि ओरिजिन से निकल रहा है और किसी पॉइंट तक जा रहा है, तो ए को मैं कह दूं कि ये आर है, तो ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, और जो आर सिंपल आर है विदाउट वेक्टर एरो, ये उस पोजीशन वेक्टर की लेंथ है। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे को अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिख दूं, पूरे को तो नहीं, कंपोनेंट्स को, बेसिस वेक्टर्स को नहीं, बस कंपोनेंट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिख दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। और मैं कंपोनेंट्स को लिखूं तो एक्स की जगह आता है आर साइन थीटा कॉस फाई, प्लस वाई की जगह आता है यहाँ एक्स हैट, प्लस वाई की जगह मेरे पास आता है आर साइन थीटा साइन फाई वाई हैट, और जेड की जगह मेरे पास आता है आर कॉस थीटा जेड हैट। ठीक है, अब मुझे अगर इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, तब मेरे पास अगर मैं इसी वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को आर से डिवाइड कर दूं,
तो ये मेरे पास यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और ये कौन सा यूनिट वेक्टर होगा? ये और कोई यूनिट वेक्टर नहीं होगा बल्कि हमारा ब्लू आर हैट होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर जो होगा ये किधर पॉइंट करता है? ये यूनिट वेक्टर, तो ये आर हैट यूनिट वेक्टर किधर पॉइंट करता है? ये हमारे पास इंक्रीजिंग आर डायरेक्शन में पॉइंट करता है, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर ने आर वेक्टर की ही डायरेक्शन में पॉइंट करना है। और अगर मैं इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आर वेक्टर आ जाएगा, यानी इधर भी मैं आर से डिवाइड कर दूं, इधर भी और इधर भी, तो आर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो मैं दोनों तरफ आर इरेज कर देता हूँ। तो आर अगर मैं अब इरेज कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मुझे एक बेसिस वेक्टर मिल गया है इन टर्म्स ऑफ, यानी मुझे एक बेसिस वेक्टर मिल गया, मुझे आर हैट मिल गया है इन टर्म्स ऑफ एक्स हैट, वाई हैट एंड जेड हैट। ठीक है, तो आर का जो रिलेशन है आर यूनिट वेक्टर का, ये ये है हमारे पास। अब क्या है हमारे पास आगे? देखिए मैं थीटा हैट कैसे फाइंड कर सकता हूँ। देखें, आर यूनिट वेक्टर से आगे हमारे पास थीटा हैट यूनिट वेक्टर है। आर यूनिट वेक्टर से सिर्फ 90 डिग्रीज आगे, यानी अगर मैं थीटा में 90 डिग्रीज ऐड कर दूं आर यूनिट वेक्टर, क्योंकि देखें आर यूनिट वेक्टर हमें यहाँ से नजर आ रहा है थीटा और फाई का फंक्शन है। आर यूनिट वेक्टर जो है वो थीटा और फाई का फंक्शन है। जैसे जैसे थीटा और फाई चेंज होते जाएंगे, देखें इसके फॉर्मूला में थीटा और फाई आ रहे हैं, तो जैसे जैसे थीटा और फाई चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे हमारा आई यूनिट वेक्टर भी चेंज होता रहेगा। ये एक फर्क है कार्टेशियन और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो भी चेंज होते हैं विद दी कोऑर्डिनेट्स। तो इससे भी हमारे पास फर्क पैदा होता है। तो देखें, अगर मैं आर यूनिट वेक्टर को इस पिक्चर से देखें, इसमें थीटा यूनिट वेक्टर ऐड कर दूं, 90 डिग्रीज इसके थीटा में ऐड कर दूं, तो मेरे पास थीटा यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यानी मेरा थीटा यूनिट वेक्टर क्या है? सो थीटा यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू आर यूनिट वेक्टर सच दैट मैं आर के यूनिट वेक्टर में थीटा प्लस 90 डिग्रीज कर दूं, और क्योंकि ये फी का भी है, फी को ऐसे ही रहने दूं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है? यानी यहाँ मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा प्लस 90 कॉस फाई एक्स हैट प्लस साइन थीटा प्लस 90 साइन फाई वाई हैट प्लस कॉस थीटा प्लस 90 जेड हैट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा? साइन थीटा प्लस 90 कॉस थीटा के बराबर होता है, तो कॉस थीटा कॉस फाई एक्स हैट प्लस साइन थीटा साइन फाई वाई हैट प्लस, और यहाँ पर हमारे पास माइनस आएगा तो नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव साइन थीटा जेड हैट, क्योंकि कॉस थीटा प्लस 90 जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स आ गए हैं। कौन कौन से दो यूनिट वेक्टर्स आ गए हैं? आर हैट और थीटा हैट यूनिट वेक्टर्स आ गए हैं। पर देखें, फाई हैट जो है वो आर और थीटा हैट दोनों से परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है अगर हमने हमारे पास दो वेक्टर्स हों, आर हैट फर्ज करें हमारे पास है और फाई हैट है हमारे पास, थीटा हैट है, और ये दोनों 90 डिग्रीज के एंगल पर हो, तो अगर हमें इस इनसे भी एक और वेक्टर बनाना है जो इनसे भी 90 डिग्रीज के एंगल पर है, तो हम इन दोनों का क्या करते होते हैं? हमेशा दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते होते हैं। यानी अगर मैं आर हैट क्रॉस थीटा हैट करूं तो मेरे पास फाई हैट आना चाहिए, क्योंकि फाई हैट इन दोनों के 90 डिग्रीज पर है। तो ये हमारी ट्रिक होगी अब फाई हैट फाइंड करने की, कि फाई हैट जो है वो आर हैट क्रॉस थीटा हैट के बराबर है। तो हमारे पास फाई हैट क्या होगा? व्हाट इज फाई हैट? फाई हैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू आर हैट एंड देन इसको हम क्रॉस कर लेंगे विद थीटा हैट। इसकी कंप्यूटेशन तो आई होप आप लोगों को करनी आती। कंप्यूटेशन करने का तो वही तरीका है, एक्स हैट वाई हैट जेड हैट जैसे ये कंप्यूट करते होते हैं, पर ये हैं काफी बड़े तो इसको मैं थोड़ा सेपरेट लिखता हूँ, एक्स हैट वाई हैट जेड हैट। और यहाँ नीचे हमारे पास आर के वेक्टर्स आएंगे, तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस फाई, यहाँ पर साइन थीटा साइन फाई,
और यहाँ पर cos थीटा, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा cos थीटा, cos फाई, और फिर sin थीटा, sin फाई, एंड देन वी विल गेट माइनस sin थीटा, sin थीटा sin फाई नहीं, ओके ऊपर मैंने यहाँ गलती की है, यहाँ पर sin थीटा प्लस 90 cos थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर cos थीटा आना था, तो यहाँ आएगा cos थीटा sin फाई। ठीक है, और जब आप ये डिटर्मिनेंट लेकर कंप्यूट करेंगे तो आपको पता है क्या पता चलेगा, आपको इससे ये जवाब मिलेगा कि ये बराबर है माइनस साइन फाई एक्स हैट के प्लस कॉस फाई वाई हैट के। जब आप ये पूरा डिटर्मिनेंट लेकर देखेंगे तो आपको एंड में ये जवाब मिलेगा। तो हमारे पास तीनों यूनिट वेक्टर्स भी आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट वेक्टर्स, यानी हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स की शक्ल में हमारे पास पोलर यूनिट वेक्टर्स आ गए हैं या स्फेरिकल यूनिट वेक्टर्स आ गए हैं। यानी r जो है वो बराबर है किसके, साइन थीटा कॉस फाई एक्स हैट प्लस साइन थीटा साइन फाई वाई हैट प्लस कॉस थीटा जेड हैट। तो दिस इज r यूनिट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ x हैट y हैट एंड z हैट। और हमारे पास थीटा हैट क्या आता है, थीटा हैट हमारे पास आता है कॉस थीटा कॉस फाई एक्स हैट कॉस थीटा साइन फाई वाई हैट माइनस, यहाँ माइनस आता है माइनस साइन थीटा जेड हैट। और फाई यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आता है, फाई यूनिट वेक्टर हमारे पास आता है माइनस साइन फाई एक्स हैट प्लस कॉस फाई वाई हैट। हम चाहें तो अब एक्स हैट वाई हैट और जेड हैट को भी लिख सकते हैं आर थीटा और फाई की शक्ल में, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो मैं नहीं लिख रहा। इसकी डेरिवेशन भी थोड़ी सी ज़्यादा टफ है, पर हमें अगर एक दफ़ा लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस आ जाएंगी तो ये फिर कन्वर्जन भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो ये मैं उस वक्त के लिए छोड़ देता हूँ, अगर करना भी हुआ तो हम उस वक्त कर लेंगे। तो ये बहरहाल कन्वर्जन है आर थीटा फाई की। देखें स्फेरिकल और पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में और हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर्स में ये बहुत बड़ा फर्क है कि कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स पूरी स्पेस में हर जगह सेम रहते हैं, पर आर थीटा और फाई जो हैं वो चेंज होते रहते हैं थीटा और फाई के खुद के साथ। आर थीटा और फाई खुद अपने कोऑर्डिनेट्स थीटा और फाई पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि आर थीटा और फाई की मैग्नीट्यूड तो कभी चेंज नहीं होता, बट थीटा और फाई की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्योंकि ये देखें आर यूनिट वेक्टर, फर्ज करें मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक वेक्टर बनाता हूँ, हमारे कोऑर्डिनेट्स में मैं एक वेक्टर बनाता हूँ। अगर ये वेक्टर मेरे पास इस तरीके से पोजीशन वेक्टर है तो अभी इसका जो यूनिट वेक्टर है वो इधर है, पर अगर मैं पोजीशन वेक्टर इधर कर लेता हूँ तो मेरे पास यूनिट वेक्टर तो इधर बनेगा, क्योंकि ये अब आर की डायरेक्शन हो रहा है। देखिए ये यूनिट वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर मुख्तलिफ हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस मुख्तलिफ हैं। तो दो वेक्टर्स हमेशा, वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से डिफाइन होता है। तो जब हमने थीटा और फाई चेंज किया है, क्योंकि देखें इसी को घुमा के हम इधर आए हैं, हमने थीटा और फाई में चेंज लाया है, तो हमारे आर यूनिट वेक्टर में भी चेंज आया है। तो खुद जो पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये खुद डिपेंड करते हैं अपने ही कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। तो ये बात आप लोगों ने एहतियात से याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, अब जरा इस बात पर गौर करें कि इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे। तो लाइन एलिमेंट्स इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लाइन एलिमेंट्स किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखें लाइन एलिमेंट का मतलब होता है लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ अ कोऑर्डिनेट। तो हम पहले डिफाइन करते हैं कि हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। दिस विल बी द लेंथ ऑफ ए स्मॉल चेंज in the direction of a particular
कोऑर्डिनेट, यानी हम किसी एक कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन में भी मूव करें तो हम थोड़ा सा जो चेंज लाएं तो हमारे पास कितनी लेंथ बनती है, उसको हम क्या कहेंगे, हमारा स्मॉल, उसको हम अपना लेंथ एलिमेंट कहेंगे उस कोऑर्डिनेट का। जैसे हमारे पास जब एक्स हैट, वाई हैट और जेड हैट होते हैं, तो हमारे पास जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम यूज करते हैं तो एक्स डायरेक्शन में अगर मूव करें तो स्मॉल चेंज डी एक्स आता है, ठीक है। तो इसको लेंथ एलिमेंट कहेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। उसी तरह डी एल वाई क्या होता है, वो डी वाई के बराबर होता है, और डी एल जेड क्या होता है, वो डी जेड के बराबर होता है। तो इसी तरह हम अपने क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी लाइन एलिमेंट्स को, लेंथ एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट्स गो एंड डिफाइन इट। अब देखें, अगर मेरे पास आर कोई वेक्टर है इस तरीके से, तो अगर मैं आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में मूव करूं, यानी मैं इसी डायरेक्शन में मूव करूं, तो कितना फर्क आएगा, डी आर का फर्क आएगा, क्योंकि ये पहले लेंथ आर वन थी फर्ज करें, अब लेंथ आर टू हो गई है, तो जो फर्क आएगा वो डी आर का आएगा या डेल्टा आर का आएगा। तो आर डायरेक्शन में तो जो चेंज आता है, डी एल आर जो होता है, वो डी आर के बराबर ही है हमारे पास, ठीक है। अब देखें, यहीं पे मैं एक छोटा सा और कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, और फिर देखें अगर हम थीटा डायरेक्शन में मूव करें, यानी ये फर्ज करें ये कोई भी वेक्टर है, इसके पास हमारे पास थीटा है, तो अगर मैं थीटा डायरेक्शन में ही मूव करूं, ठीक है, तो ये वेक्टर उठ के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग थीटा जो है वो इधर ही है ना। तो अगर मैं थीटा इंक्रीज करूं तो मैं इतना आ जाऊंगा, और फर्ज करें मैंने डी थीटा का इंक्रीज लाया हूं मैं, ठीक है। तो अगर मैं इसी को बड़ा बनाऊं तो फर्ज करें मैं इस तरीके से इंक्रीज लाया हूं, कितने का, डी थीटा का। और यहाँ मेरे पास कितनी लेंथ थी वेक्टर की, आर थी, और बहुत छोटा चेंज आया, तो फर्ज करें वेक्टर की लेंथ नहीं चेंज हुई। तो ये देखें, अगर मैं एस इज इक्वल्स टू आर थीटा यूज करूं, तो मेरे पास आर तो आर ही के बराबर है, तो ये जो एस बनेगा ये कितना होगा, इसको मैं क्या कह देता हूँ, ये जो लेंथ बनेगी ये एस इज इक्वल्स टू आर थीटा से कितनी होगी, आर डी थीटा के बराबर होगी, क्योंकि जो चेंज इन एंगल है वो थीटा है। तो इसका मतलब डी एल थीटा जो होगा मेरे पास, यानी मेरे पास जो लेंथ एलिमेंट आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग थीटा कोऑर्डिनेट, वो कितना आएगा, आर डी थीटा आएगा, ठीक हो गया। उसी तरह अगर मैं फाई डायरेक्शन में चेंज देखूं, तो फाई डायरेक्शन में चेंज देखना थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है, तो क्योंकि अब अगेन मैं दोबारा अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, तो ये मेरे पास z है, ये x है, और ये मेरे पास y है। तो फर्ज करें मेरे पास पहले वेक्टर था इधर, जो कि कुछ इस तरह बना देता हूं मैं, ठीक है। और फिर फाई डायरेक्शन में मैं चेंज लाया, यानी पहले मेरे पास फाई ऐसे था, ठीक है। अब मैं अगर फाई डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज लाऊं तो मुझे थोड़ा सा इधर मूव करना पड़ेगा, तभी जो चेंज आएगा वो डी फाई का चेंज आएगा इंक्रीजिंग फाई डायरेक्शन में। तो ये वेक्टर भी थोड़ा सा इस तरह मुड़ेगा, और जो नया वेक्टर बनेगा वो अब इसकी उसकी टिप यहाँ होगी, और वो किधर आएगा, वो कुछ इस तरीके से नीचे आएगा, और जो नया वेक्टर होगा वो यहाँ आएगा। तो ये चेंज कितना आएगा, तो ये जो चेंज होगा अब ये हमारे पास डी एल फाई के बराबर बनेगा। तो देखें यहाँ पर कितनी कितनी लेंथ होती थी, ये हमने देखा था कि ये जो लेंथ होती थी ये आर साइन थीटा के बराबर होती थी, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो अब जो डिस्टेंस है वो आर साइन थीटा के बराबर है। तो अगर मैं दोबारा एस इज इक्वल टू आर थीटा यूज करूं, तो अब हमारे पास आर की जगह क्या आना चाहिए, आर साइन थीटा आना चाहिए। और एंगल कितना चेंज हुआ है, डी फाई का एंगल चेंज हुआ है, तो थीटा की जगह डी फाई आना चाहिए, ठीक है। तो इस चेंज को हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो अगर फाई डायरेक्शन में मूव करें तो जो स्मॉल चेंज आता है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट बनता है, वो हमारे पास डी फाई बनता है, और वो कितना बनता है, आर साइन थीटा, और हमारे पास क्या बनेगा, डी फाई। तो ये फाई डायरेक्शन में स्मॉल लेंथ एलिमेंट है। तो आई होप आपको इनकी ज्योमेट्री से समझ आ गया होगा कि ये तीनों मैंने किस तरह निकाले हैं। तो मेरे पास लेंथ एलिमेंट्स क्या आए हैं, डी एल आर जो आया है, यानी आर डायरेक्शन में जो स्मॉल लेंथ आती है वो डी आर ही आती है। थीटा डायरेक्शन में जो आती है वो आर डी थीटा के बराबर आती है, और फाई डायरेक्शन में जो आती है वो आर साइन थीटा डी फाई के बराबर आती है। अब मैं मजीद क्या कर सकता हूँ, अब मैं एरिया एलिमेंट्स और वॉल्यूम एलिमेंट्स डिफाइन करता हूँ। देखें,
हमारे पास जो डी एल एक्स होता है वो डी एक्स के बराबर होता है, डी एल वाई जो होता है वो डी वाई के बराबर होता है, और डी एल जी जो होता है वो डी जी के बराबर होता है। और जो हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट फिर बनता है वो किस चीज के बराबर होता है, वो होता है डी एल एक्स टाइम्स डी एल वाई टाइम्स डी एल जी, जो कि डी एक्स डी वाई डी जी के बराबर होता है। तो यही वॉल्यूम एलिमेंट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में किस चीज के बराबर होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो लेंथ चेंजेस आती हैं तीनों कोऑर्डिनेट्स में मूव करने से उसके बराबर होगा, यानी डी एल आर डी एल थीटा और डी एल फाई आ जाएगा हमारे पास। और ये क्या होता है, डी एल आर हमारे पास क्या है, डी आर है, डी एल थीटा हमारे पास क्या है, आर डी थीटा है, और डी एल फाई हमारे पास क्या है, आर साइन थीटा डी फाई है। तो ये हमारे पास किस तरह आ जाता है, डी टॉ हमारे पास आ जाता है आर स्क्वेयर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो ये हमारे पास इस तरीके से वॉल्यूम एलिमेंट हम लिख सकते हैं। किस में वॉल्यूम एलिमेंट्स लिख सकते हैं हम इस तरीके से, अपनी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इस तरीके से वॉल्यूम एलिमेंट लिखा जा सकता है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और सिर्फ हमारा वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो रहने देता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ हमारा वॉल्यूम एलिमेंट रहने दूं तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट भी आ गया। तो ये हमारे लाइन एलिमेंट्स हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ये हमारे लाइन एलिमेंट्स हैं, और हमारे जो वॉल्यूम एलिमेंट्स हैं एक ही वॉल्यूम एलिमेंट है, वो क्या है, डी टॉ, ये है आर स्क्वेयर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई के बराबर। ठीक है, उसी तरह एरिया एलिमेंट्स भी मेरे पास तीन किस्म के हो सकते हैं। जैसे पिछली दफा हमने एक्स को कांस्टेंट रखा था, एक एरिया एलिमेंट आया था डी वाई डी जी, और उसकी डायरेक्शन जो थी वो एक्स थी। यानी हमारे पास एलिमेंट्स किस तरह आते थे, डी ए एक्स जो होता था वो होता था डी एल एक्स डी एल सॉरी एल एक्स नहीं आता था उसमें, डी एल वाई डी एल जी, यानी वाई डायरेक्शन का डी वाई और जेड डायरेक्शन का लेंथ एलिमेंट, और जो यूनिट वेक्टर होता था वो एक्स डायरेक्शन का आता था। उसी तरह डी वाई इस तरह डिफाइन था कि हमारे पास वो होता था डी एल एक्स डी एल जी और वाई हैड। उसी तरह ये जो डिफाइन होता था ये होता था डी एल एक्स डी एल वाई और जेड हैड। ये इनके परपेंडिकुलर वेक्टर्स और इनकी लेंथ इस तरीके से हम डिफाइन करते थे। तो अभी भी सेम उसी तरीके से हम डिफाइन करेंगे। तो अब ये किस तरीके से डिफाइन होगा, अब अगर मैंने इसकी डेफिनेशन करनी हो एरिया एलिमेंट्स इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो वो किस तरह होंगे, तो डी ए आर जो होगा एरिया एलिमेंट, इसमें आर कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास आएगा डी एल थीटा डी एल फाई और आर हैट। और डी एल थीटा डी एल फाई क्या है, देखिए डी एल थीटा है आर डी थीटा, डी एल फाई है आर साइन थीटा डी फाई, और आर हैट आएगा तो डी एल, तो डी ए आर हमारे पास क्या आएगा, यानी ऐसा यूनिट वेक्टर जिसमें आर कांस्टेंट हो, तो ये होगा आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक है, और इसको अगर आपने देखना है तो ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर आप इसे समझ सकते हैं, यानी कि ये ऐसा है कि आर कांस्टेंट रह रहा है हमारे पास। जब और कांस्टेंट रह रहा है तो अगर मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस हो 3 डायमेंशन में, फर्ज करें मैं एक स्फीयर बनाता हूँ, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास एक स्फीयर का फर्ज करें, तो इसके ऊपर जो एक पैच होगा, इस पैच का जो एरिया होगा वो ये एरिया बता रहा है। तो जो डी ए आर है वो इसी, क्योंकि इससे बाहर देखें आर हैट यूनिट वेक्टर इसके बाहर निकलेगा ना, तो ये जो एक पैच होगा इसका जो एरिया होगा वो डी ए आर के बराबर होगा। ठीक है, इस सरफेस के स्फीयर पे रहते रहते, क्योंकि एक स्फीयर के सरफेस पर आर कांस्टेंट रहता है। उसी तरह डी ए थीटा जब हमने निकालना होगा, यानी अब थीटा कांस्टेंट है, अगर थीटा अगर कांस्टेंट हो तो फिर हमारे पास आएगा डी एल आर डी एल फाई और थीटा हैट की डायरेक्शन में वो बनेगा। तो हमारे पास डी एल आर डी एल फाई क्या है, डी एल आर तो हमारे पास डी आर ही है और डी एल फाई है आर साइन थीटा डी फाई, और हमारे पास आ गया थीटा हैट। तो डी ए थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा डी आर डी फाई थीटा हैट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा,
यूनिट, ये हमारे पास एरिया एलिमेंट आ जाएगा किस डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में, जब थीटा कांस्टेंट हो, सॉरी थीटा डायरेक्शन में जब थीटा कांस्टेंट हो। अच्छा, तो थीटा डायरेक्शन में आप किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, तो थीटा डायरेक्शन में अगर आपने विजुअलाइज करना है तो ये कुछ इस तरीके से विजुअलाइज करेंगे। देखिए अगर मैं एक थीटा स्पेसिफाई कर दूं, मैं एक थीटा कोई स्पेसिफाई कर देता हूँ, फिर 90 डिग्री ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर हूँगा, ठीक है। अब मेरे पास आर डायरेक्शन में चेंज आ सकता है और थीटा डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, तो वो कुछ इस तरीके का स्मॉल चेंज होगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि थीटा हेड फिर डाउनवर्ड होगा, क्योंकि अब यहाँ से इंक्रीजिंग जो डायरेक्शन बनती है वो डाउनवर्ड बनती है। तो इस पैच को हम क्या कहेंगे, ये वाला पैच जो हमारा है ये डी ए थीटा वाला पैच है। उसी तरह हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं डी ए फाई को, जो कि हमारे पास बनेगा डी एल आर और डी एल थीटा, और जो कि थीटा है डायरेक्शन में होगा, और वो क्या होगा हमारे पास, तो डी एल आर तो डी आर ही है और डी एल थीटा है आर डी थीटा, और ये फाई डायरेक्शन में होगा, तो ये फाई डायरेक्शन है हमारे पास, तो आर डी थीटा फाई है। तो ये हमारे पास फिर लेंथ एलिमेंट बनता है। और ये किस तरह डिफाइन होगा, ये कुछ ऐसे डिफाइन होगा कि स्फीयर के सरफेस पर हैं हम, पर हम फाई कांस्टेंट ही रख रहे हैं, पर आर में चेंज आ रहा है और थीटा में चेंज आ सकता है, तो ये कुछ इस तरीके का एरिया एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने अब एरिया एलिमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है एरिया एलिमेंट्स भी आ गए हैं। तो अब मैं तीनों एरिया एलिमेंट्स को अगर थोड़ा सा ज्यादा नीटली करके लिखूं, तो ये जो तीनों एरिया एलिमेंट्स होंगे वो किस तरीके से अब डिफाइंड है इस पर। तो तीन इंपॉर्टेंट जो एरिया एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, एरिया एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं, वो आते हैं डी ए आर इज इक्वल्स टू, क्या आएगा हमारे पास, आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। जो हमारे पास एरिया एलिमेंट थीटा कांस्टेंट रखने पर आएगा वो आएगा आर साइन थीटा डी आर डी थीटा, ऊपर वाला आर है डायरेक्शन में, नीचे वाला डी आर डी फाई आना चाहिए, ठीक है। डी आर डी फाई किस डायरेक्शन में, थीटा है डायरेक्शन में, जो चीज कांस्टेंट होगी उसी की यूनिट वेक्टर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, आर डी थीटा, और ये किस डायरेक्शन में है, फाई डायरेक्शन में। तो हमारे पास तीनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आ गए हैं आपकी इंटीग्रेशन करने के लिए। लाइन एलिमेंट आ गया है हमारे पास, हमारे पास अगर लाइन एलिमेंट्स को भी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इनके साथ भी आप इनके रिस्पेक्टिव वेक्टर्स लिख सकते हैं। तो ये डी आर आर हैट, उसी तरह आर डी थीटा में क्या आएगा, थीटा हैट, और आर डी फाई में फाई हैट आएगा, ठीक है। तो ये लाइन एलिमेंट्स को भी आप अपनी वेक्टर फॉर्म्स में लिख सकते हैं। आपका एरिया एलिमेंट्स आ गए हैं तीनों कोऑर्डिनेट्स को कांस्टेंट रखने के, और आपका वॉल्यूम एलिमेंट्स आ गए हैं। तो अब स्टोक्स थ्योरम वगैरह का फॉर्मूला सेम रहता है इसमें, तो स्टोक्स थ्योरम वगैरह परफॉर्म करना अब आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, बस आपने अपने एलिमेंट्स में चेंज लाना है। जब आपको पता हो ज्योमेट्री देखकर आपने अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में काम कर रहे हैं तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आपने इन्हीं फॉर्मूलाज के जरिए चूज करने हैं और यूज करने हैं। चलिए अब जो कुछ हमने सीखा है हम उसकी एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। फर्स्ट करें क्या होगा अगर मैं डी टॉ को इंटीग्रेट कर दूं ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यानी मैं इसके जो एरिया एलिमेंट है हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, और अज्यूम करूं कि हम इंटीग्रेट जो कर रहे हैं, जो हमारा वॉल्यूम है इंटीग्रेशन का वो है एक स्फीयर ऑफ रेडियस आर, सरफेस नहीं, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टॉ की जगह क्या लिखते हैं, आर स्क्वेयर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है। और यहाँ हमारे पास आर जाएगा, आर फिर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से लेकर आर तक जाएगा। जो पहला हमारा एलिमेंट है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, क्योंकि एक स्फीयर का जो रेडियस होता है वो जीरो से लेकर आर तक होता है, ठीक है। और थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखिए थीटा जो है ना वो हमेशा जीरो से पाई तक जाता है, ठीक है। वो जीरो से 2 पाई तक नहीं जाता, क्योंकि ये जब आर इसको कवर करेगा और हम फाई चेंज करते रहेंगे तो वो इसको चेंज करते करते थीटा अगर जीरो से फाई तक भी जाएगा वो तब भी इसको पूरा कवर कर लेगा। इस वजह से थीटा जो हमारा होता है ना वो हमेशा जीरो से पाई तक जाता है, इट नेवर गोज फ्रॉम जीरो टू 2 पाई। फाई जो होता है वो हमेशा 2 पाई तक जाता है। तो थीटा
की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 0 से पाई होती है और फाई की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 0 से 2 पाई होती है। अगेन मैं थोड़ा ज्यादा नीटली करता हूँ। देखें, ये फर्ज करें हमारा स्फीयर है, अगर मैं थीटा इंक्रीज करूं 0 से पाई तक, ठीक है, और आर भी इंक्रीज करूं, तो यहां तक मैंने एक एरिया कवर किया है, ठीक है। अब अगर मैं फाई पूरा घुमा दूं तो मेरा पूरा वॉल्यूम कवर हो जाएगा। तो मुझे थीटा को 0 से 2 पाई तक लेने की जरूरत नहीं है पूरा वॉल्यूम कवर करने के लिए, थीटा को सिर्फ 0 से पाई तक लेने की जरूरत है। तो अब इसको अब इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल वैसे ही इंटीग्रेशन है जैसे हम करते आ रहे हैं। तो देखें, अब हमारे पास ये 2 पाई है, हमारे पास आर स्क्वायर के अलावा कुछ भी आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो बस ये साइन थीटा को कांस्टेंट रखेंगे हम, और हम इसको आर स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हमारे पास कहाँ से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो पहली हमारी इंटीग्रेशन होगी आर क्यूब ओवर 3, और साइन थीटा ऐसे का ऐसे आ जाएगा जिस विच गोज फ्रॉम 0 टू आर, और हमारे पास डी थीटा डी फाई बच जाएगा, प्रोडक्ट पावर रूल लगाया मैंने। अब आर इसमें पुट करेंगे, दूसरी टर्म तो जीरो हो जाएगी इंटीग्रेशन में पुट करने के बाद, तो पहली टर्म से हमारे पास कैपिटल आर आ जाएगा, तो आर क्यूब ओवर 3, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा डी फाई। अब ये दूसरा इंटीग्रल साइन थीटा को सिर्फ एज अ वेरिएबल लेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0 से 2 पाई, और आर क्यूब ओवर 3 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो होता है कॉस थीटा विच गोज फ्रॉम 0 टू पाई, और फिर हमारे पास साथ डी फाई आ जाएगा। अब कॉस थीटा में अगर पाई पुट कर दें तो हमारे पास -1 होता है, और अगर सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन भी आएगा, और 0 पुट करें तो 1 आता है। तो एज अ होल यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेट करें तो 2 आ जाएगा, तो 2/3 आर क्यूब और डी फाई, ठीक है। और जब आप माइनस कॉस थीटा के अंदर ये आप व्यूअर्स लेकर देख सकते हैं तो ये 2 के बराबर होता है, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट 2 लिख दिया। अब डी फाई जो होगा वो 0 से 2 पाई तक जाएगा, तो वैसे सिर्फ फाई आ जाएगा यहाँ पर, फाई जो कि 2/3 आर क्यूब, और फाई जा रहा है 0 से 2 पाई तक, तो जो फाई की जगह हम 2 पाई पुट करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। ये कुछ देखा देखा नहीं लग रहा, ये वॉल्यूम है स्फीयर का। तो देखें कितना आसान है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमने बस डी टॉ को 0 से आर तक इंटीग्रेट करके एक स्फीयर का वॉल्यूम निकाल दिया। यही आना चाहिए था अगर हम एक स्फीयर के ऊपर पूरे वॉल्यूम एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दें, तो दैट्स एन एब्सोल्युटली गुड रिजल्ट। तो ये हमारी एक एग्जांपल भी हो गई है। अब ये देखिए, ये फॉर्मूलाज हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लैप्लासियन के, कि हम लोग अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हो तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या बनता है। तो अगर आपके पास टी एक फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, तो ग्रेडियंट का ये फॉर्मूला होता है पार्शियल टी बाय पार्शियल आर, फिर 1 ओवर आर पार्शियल टी बाय पार्शियल थीटा, फिर 1 ओवर आर साइन थीटा पार्शियल टी बाय पार्शियल फाई। अब ये देखें, ये मुख्तलिफ है उससे। जब हम ग्रेडियंट लेते हैं वो तो, जो ग्रेडियंट आमतौर पे होता है किसी फंक्शन का, वो तो हमारे पास अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो, पार्शियल एक्स एक्स हैट प्लस पार्शियल टी वाई वाई हैट प्लस पार्शियल टी बाय पार्शियल जी जी हैट होता है। तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फैक्टर 1 ओवर आर का क्यों आ रहा है और आर का क्यों आ रहा है। तो इधर अभी आप सब्र कर जाएं, इसकी वजह जो है ना मैं आप लोगों को तकरीबन 1 या 2 वीडियोस बाद दूंगा। तो इसको हम इन जनरल डिराइव करने देखेंगे कि ये जो डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल के जो फॉर्मूलाज हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, इनमें ये एक्स्ट्रा फैक्टर्स कहाँ से आते हैं। तो इसकी मैं बड़ी जनरल एक डेरिवेशन आप लोगों को करना सिखाऊंगा, जिसके बाद ये बहुत बहुत इजी हो जाएगा। तो ये तीनों आप लोग फिर किसी भी, ना सिर्फ इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में बल्कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप ये तीनों निकाल पाएंगे, डाइवर्जेंस भी, कर्ल भी और ग्रेडियंट भी। तो देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर आते हैं, यानी आप वी आर लेने से पहले आपको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ता है डाइवर्जेंस लेने के लिए किसी वेक्टर फील्ड की। तो ये थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं फॉर्मूलाज, पर अगेन है वही डिफरेंशिएशन ही। तो ये आपके पास ग्रेडियंट है एक स्केलर फील्ड का, अगर एक वेक्टर फील्ड दी हो जो कि इस फॉर्म की हो, v इज इक्वल टू वी आर आर हैड प्लस वी थीटा थीटा हैड प्लस वी फाई फाई हैड, और अगेन अब जो सारे जो वेक्टर फंक्शंस होंगे वो थीटा
आर और पाई के फंक्शंस होंगे, तो इससे घबराना नहीं है। तो उसका डाइवर्जेंस इस फॉर्मूले से लिया जाता है, कर्ल इस तरह लिया जाता है और लप्लाशियन इस तरह लिया जाता है। मतलब इस फॉर्मूले में जहां जहां वी आर है वहां वहां वी आर पुट कर दें और फिर ये डेरिवेटिव्स परफॉर्म करें, तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूलाज आए कहाँ से, इनकी डेरिवेशन कहाँ है, इनमें ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, ये हम अगली एक दो वीडियोस में देख लेंगे। बल्कि ना सिर्फ हम ये देखेंगे कि ये सिर्फ स्फेरिकल में कहाँ से आए, बल्कि कोई भी अगर आप अपनी तरफ से भी कोऑर्डिनेट बना लें तो किस तरीके का चेंज आना चाहिए, वो हम अगली 2-3 वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए बस आप ये फार्मूलाज याद कर लें, क्योंकि ये आपके स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम की एप्लीकेशन में काम आने हैं। अगर आपको वेक्टर फील्ड जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में दी हो, तो आप आम डाइवर्जेंस का फार्मूला नहीं यूज करेंगे, बल्कि ये फार्मूला यूज करेंगे। स्टोक्स थ्योरम वही रहेगा, बट उसमें जो डाइवर्जेंस का फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा। जो आपके डी टॉ हैं, डी ए हैं, डी एल हैं, वो चेंज हो जाएंगे, बाकी सब बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अगली दफा हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की स्टडी करेंगे, जो कि मेरा नहीं ख्याल एक 10-15 मिनट से ज्यादा बड़ी वीडियो होनी चाहिए। उसमें मैं कुछ एग्जांपल्स भी इंक्लूड कर दूंगा, ऐसा करूंगा। और फिर हम जनरल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स पर आएंगे, जिसमें मैं आपको ये सब डिराइव करना भी सिखाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।